अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर। अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर। रहमान जो करता है वो तुम भी किया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली। और मेरी रिक्वेस्ट अब होगी शमीर हारून साहब से, एंड ही इज द प्रैक्टिकली माय राइट हैंड कि हर साल जो प्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल अपडेट्स होते हैं वो ये और इनके साथी हैं वो करते हैं। शमीर हारून साहब, ही इज बेसिकली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में गवर्नमेंट की तरफ से रह चुके हैं, मुख्तलिफ कमेटीज में रह चुके हैं। मेरे साथ सीए के इंस्टीट्यूट की टैक्स कमेटी में रह चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी में रह चुके हैं, तो आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट। इसी तरह से गेट्रॉन के हेड ऑफ ग्रुप टैक्सेशन एंड लीगल अफेयर्स हैं, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जिसका मेरे पास इस वक्त नहीं है। लेट्स प्रोसीड। शमीर हारून। अस्सलामु अलैकुम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी माशाल्लाह हमारे प्रेजेंटर साथियों ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया, जहाँ तक ज़कात का अभी तक उन्होंने एरिया कवर किया। इसमें एक फील अक्सर ये भी इंसान को आता है, लेकिन हम भी इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, गुनाह करते हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि हम अज्यूम करते हैं किसी के पास 100 करोड़ के ज़कातेबल एसेट्स हैं, तो उस पर वो 2.5 करोड़ ज़कात देगा। तो वो देते वक्त सोचेगा कि यार मैं तो इतनी सारी ज़कात दे रहा हूँ, तो मैं तो बड़ा सखी हूँ। तो इस पर जो है उलमाए कराम बड़े अच्छी तरीके से इसको इसकी मिसाल देते हैं कि ये तो आप पर फर्ज है, ये तो आपको देना ही देना है। अगर ये भी आप नहीं देते तो आप वकील हैं। सही है। इसकी मिसाल इस तरह से कि एक पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर अगर है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे फेंस लगा हुआ है, फिर एक बीच का एरिया खाली है, उसके बाद इंडिया का बॉर्डर है। तो वो जो बीच का एरिया है वो ना पाकिस्तान का है ना इंडिया का है, मतलब वहां से अगर कोई निकल के पाकिस्तान के एरिया से निकल के बीच में चला गया तो वो इंडिया नहीं पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर आपने अपनी जो फर्ज ज़कात है वो दे दी, तो आप वकील वाले क्राइटेरिया से बाहर आ जाएंगे, आप सखी नहीं होंगे। लेकिन जो आप पर फर्ज था आपने वो दिया। अब अगर आपको सखी में शुमार होना है, तो फिर तो आपको जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सखावत के फायदे बताए हैं जो और जितना उसको प्रमोट किया, एनकरेज किया है, फिर आपको भी उस हिसाब से सखावत करनी पड़ेगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि गिन गिन कर ना दो, वरना तुम्हें भी गिन गिन कर दिया जाएगा। तो ये एक जो है ना बेसिक क्राइटेरिया है कि ज़कात जितनी भी ज़्यादा हो वो हमारी अपनी मेहनत की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने हमें अपना खजांची बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा है कि हम अल्लाह ताला का दिया हुआ माल अल्लाह ताला की मखलूक पर या जो दूसरे ज़कात के जहाँ जहाँ मसरफ है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम किसी वजह से वो ज़कात ना दें या उसमें कंजूसी करें या ये सोचें कि ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने कमाया हुआ है, तो वो जो है फिर नाफरमानी होगी। और अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आज हमें दिया है तो हमसे लेकर किसी और को भी दे सकता है, तो हम तो उसके खजांची हैं। और दूसरा ये कि ज़कात जो है वो अभी जैसे स्टार्ट में बताया गया कि माल बढ़ाता है, कम नहीं करता। तो उसकी भी एक बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है कि अगर आप देखें किसान ज़मीन में 2 बोरियां गंदम की बीज डाल दे, तो जो अहमक शख्स होगा वो तो ये कहेगा ना कि ज़ाया हो गई, लेकिन जो अक्लमंद शख्स होगा वो यही कहेगा आज 2 बोरियां डाली हैं, कल को ये इससे 200 ट्रक लेके गंदम ले जाके बेच रहा होगा, तो असल में वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर्सपेक्टिव से हमें देखनी होंगी कि वो बढ़ रहा है। और बढ़ने की एक और मिसाल जो है वो कुएँ से भी नज़र आ जाती है। बहुत सारे घरों में कुएँ होते हैं, बोरिंग का पानी निकलता है। तो अगर आप पानी उसमें से कुछ अर्से ना निकालें, तो वो पानी गंदा भी हो जाएगा और हो सकता है खत्म भी हो जाए। जब तक निकलता रहेगा वो उसमें से रवानी रहती रहेगी, अगर रुक जाएगा तो वो पानी वहाँ भी रुक जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है जो हमें प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है
कि अगर हमने अपना माल रोक दिया तो जो आ रहा है वो भी रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हमें क्लैरिटी इस पर मिलती है कि अल्लाह ताला किस तरह से माल को बढ़ाता है। इसमें ये भी हो सकता है कि कोई खुदा ना खासा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो, अल्लाह ने उससे बचा लिया। तो ये सारी चीजें जो अल्लाह की तरफ से रहमत है। बाकी एक जो कॉन्सेप्ट है कारोबार में शराकत, पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी ने एज पार्टनर इन्वेस्टमेंट की हुई है, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सोना चांदी कैश अगर है तो किसी भी फॉर्म में हो, सोना यूज के लिए हो, तिजारत के लिए हो, हर केस में उस पर आपको सोना चांदी पे ज़कात देनी है, इन्वेस्टमेंट्स पे देनी है। और बाकी अगर जमीन है या फ्लैट है या कोई और प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको उस वक्त ज़कात देनी है जब वो माल तिजारत की फॉर्म में हो, जब आपने बेचने की नीयत से लिया हो, यानी आपने इसलिए ना लिया हो कि आपको यूज करना है। तो अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई ऑफिस है, कोई फ्लैट है, तो उस नीयत से लिया है कि वो आप बिजनेस में यूज करेंगे, वहां पे ऑफिस का काम चल रहा है या वहां पर फैक्ट्री है, तो वो आपको अपने ज़कातेबल एसेट्स में शुमार नहीं करना है, इसलिए कि वो आपके यूज में, आपने बेचने की नीयत से नहीं लिया। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में आपने ऐसा कोई ऑफिस खरीद लिया जो आपने ये सोचा हुआ है कि इसको बेचना है, तो फिर उसको आपको पूरे असासाजात में शुमार करना है। और अगर आपका उस पार्टनरशिप फर्म में 50% का स्टेक है, 50% की शेयरिंग है, तो फिर आपको अपना उसका जो टोटल ज़कातेबल एसेट्स उस फर्म के बन रहे हैं, उस पार्टनरशिप जो फर्म है उसके बन रहे हैं, उसमें से आपको 50% हिस्सा निकालना है और उस पर ज़कात अदा करनी है। और अगर कोई लायबिलिटीज है पार्टनरशिप फर्म की जो माइनस हो सकती हैं, जो ज़कातेबल एसेट्स में से निकाल सकते हैं, तो वो भी माइनस करेंगे और जो नेट अमाउंट बचेगा उसमें आप अपना हिस्सा देख लेंगे और फिर उस हिस्से पर आप 2.5% कंप्यूट करेंगे। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी 2 पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं। या तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है कि आपको हर साल डिविडेंड उससे मिलता रहे, या फिर ये कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हमने पढ़ा था कि ये ट्रेडिंग के लिए जो भी एसेट लिए हो, चाहे जमीन हो, घर हो, गाड़ी हो, बाइक हो, अगर आपने बेचने के लिए लिया है तो उस पर ज़कात है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स अगर आपने बेचने के लिए लिए हैं तो जिस तारीख को आप अपनी ज़कात कंप्यूट कर रहे हैं उस तारीख की आप स्टॉक एक्सचेंज की क्लोजिंग मार्केट वैल्यू देख लें, उसके हिसाब से आपकी स्टॉक एक्सचेंज की जो ब्रोकर की शीट आ रही होगी, एक समरी, उसमें मार्केट वैल्यू भी आ रही होगी कि आज की क्लोजिंग डेट पे आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है। जो मार्केट वैल्यू होगी आप उसको अपने असासाजात में शुमार कर लें। और अगर आपने डिविडेंड के लिए लिया है तो इसमें एक राय ये भी है जो अलाउ करते हैं मुफ्तियान कराम, वो ये कि अगर आपने डिविडेंड पर्सपेक्टिव से लिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, आपने बेचने की नीयत नहीं की, तो फिर आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इतना उबूर होना चाहिए, आपके पास इतनी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए कि आप सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें कि कंपनी के पास कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिस पर ज़कात बनती है और कौन कौन से ऐसी लायबिलिटीज हैं जो माइनस हो सकती है। मतलब अगर कंपनी के पास मशीन है, यूज कर रही है कंपनी, वो मशीन प्रोडक्शन कर रही है तो उस पर ज़कात नहीं है। कंपनी के पास ज़मीन है, ऑफिसेज हैं यूज के लिए, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन कंपनी के पास कोई ट्रेडेबल एसेट्स हैं, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स हैं, तो उस पर ज़कात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है तो उस पर ज़कात है। तो इस तरह से अगर आप पूरी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब आप कोई मेजर शेयर होल्डर है जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो फिर वो कंपनी का पूरा एक एसेट्स एंड लायबिलिटीज की शीट बनाएगा, उसमें देखेगा कितने ज़कातेबल एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, नेट जो बचेगा उसमें फिर अपनी शेयर होल्डिंग निकाल लेगा, अपनी शेयर होल्डिंग पे 2.5% कर लेगा। लेकिन ज्यादा मोहतात अंदाजा यही है, मोहतात तरीका यही है, बल्कि मोहतात तरीका यही है कि अगर आप नॉर्मल माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो जो मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में आपको मिल रही है उसकी बेसिस पे आप कंप्यूट करें और उसी पर ज़कात अदा करें। ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं उनका एनालिसिस किया गया है, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, इसलिए कि अलमीज़ान ने काफ़ी डिटेल में इस परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लिया है। हलाल और हराम माल मिक्स हो जाए, अगर किसी के हराम ज़राए से भी आमदन आ रही है, हलाल तरीके से भी आ रही है, तो उसमें ज़कात कंप्यूट करते वक्त आपको जो है अंदाज़ा करना होगा कि इसमें या तो आपको पता है कि कितना हलाल है कितना हराम है। जो हलाल है उस पर आपको ज़कात कंप्यूटेशन करनी है, हराम जो है वो आपका सिरे से है ही नहीं, मतलब उस पर आपका हक नहीं है, तो वो तो आपको बिला नियत सवाब पूरा का पूरा सदका कर देना चाहिए, सही है। लेकिन जो हलाल माल है उस पर आपको ज़कात अदा करनी है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक नहीं पता कि कितना हलाल है कितना हराम है, तो फिर उस केस में जो है आपको अंदाजे के मुताबिक, एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक हिसाब करना होगा कि इसमें कितना हलाल का पोर्शन है और कितना हराम का पोर्शन है। जिन अमवाल पर ज़कात नहीं, जैसे कभी हमने डिस्कस किया कि अगर गाड़ी हो गई,
स्कूटर हो गई, बाइक हो गई, या कपड़े हो गए, किताबें हो गई, ये सारी ऐसी चीजें जो आपके इस्तेमाल में है। अगर यही चीजें आप ट्रेड कर रहे हैं या आपने बेचने की नीयत से ली है, आपने बेचने की नीयत से बहुत सारी किताबें ले ली, तो फिर उस पर भी ज़कात आपको अदा करनी है। लेकिन आपने यूज़ के लिए किताबें ली हैं तो उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह खानादारी का सामान हो गया, क्रॉकरी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है, रहने का मकान हो गया, तो जो आपके इस्तेमाल में है उस पर आपको ज़कात नहीं देनी। लेकिन आपने अगर खरीदते वक़्त किसी चीज़ पर ये नियत की है कि ये मुझे बेचना है, तो फिर आपको उस पर ज़कात देना है, सिवाय गोल्ड और सिल्वर। लेकिन उस पर तो हर केस में ज़कात देनी है, चाहे यूज़ के लिए हो या चाहे बेचने के लिए हो। इसी तरह फार्म हाउस हो गया, फैक्ट्री की मशीनें हो गई, दुकान के शोकेस वगैरह हो गए, काउंटर टेबल वगैरह, अगर जो जितनी सारी यूज़ की चीज़ें हैं, अनलेस ये आपने ट्रेडिंग की नियत से ली है तब आपको देनी है, वरना ज़कात नहीं देनी। अब ज़कात में से क्या-क्या आइटम माइनस कर सकते हैं, कौन-कौन से ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो माइनस कर सकते हैं? ये हम लायबिलिटीज़ वाला पोर्शन कुछ देर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फ्लैट और बैंगलोज़ वगैरह जो है उससे रिलेटेड ज़कात का कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसा कि अभी फ़ारूक भाई ने भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें प्रॉपर्टी पे भी ज़कात देनी है अगर आपने ट्रेडिंग के लिए ली है। तो सवाल-जवाब पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी पे भी ज़कात देनी है, ज़मीन है, बंगला है, फ्लैट है, उस पर भी ज़कात देनी है अगर वो ट्रेडिंग की नियत से है। बुकिंग स्टेज परचेज़ किया फ्लैट या बंगलो, ज़मीन भी उसमें साथ है, ज़मीन के साथ आप कंस्ट्रक्ट करवा के खरीद रहे हैं, आपकी नियत है बेचने की, तो किस स्टेज पर ज़कात नहीं होगी और किस स्टेज पर होगी? पहला इसमें सिनेरियो है ये है कि आपने डाउन पेमेंट दे दी है और पार्शियल इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए हैं। ज़कात जो है वो एडवांस पर भी नहीं है और जितना उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई है उसकी जो वैल्यू है उस पर भी ज़कात नहीं है, इसलिए कि अभी वो प्रॉपर्टी सेलेबल कंडीशन में एज पर शरिया लॉ नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते। दूसरा सिनेरियो इसमें ये है कि आपने डाउन पेमेंट कर दी है, इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर दी है, लेकिन लीज ट्रांसफर नहीं हुई, ना ही पोजेसन मिला है, तो उस केस में भी ज़कात जो है एडवांस पर भी नहीं है, ना ही जितनी कॉस्ट उस कंस्ट्रक्शन पर लग चुकी है उस पर भी ज़कात नहीं है। यहाँ पर भी एज पर शरिया लॉ आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तीसरा सिनेरियो ये है कि एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट हो गई, इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीटली पे हो गई, लीज भी ट्रांसफर हो गई, लेकिन पोजेसन या हैंडिंग ओवर अभी नहीं हुआ, तो उस पर भी ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, अभी भी आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। चौथा इसमें सिनेरियो ये है कि आपकी एडवांस पेमेंट भी हो गई, टोटल इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर दी, लीज भी ट्रांसफर हो गई, पोजेसन भी दे दिया गया। अब जो ज़कात है वो आपको मार्केट वैल्यू पर उस फ्लैट की या उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पर ज़कात अदा करनी है। मतलब टोटल आपको वो बनवाने के बाद अगर प्रॉपर्टी पड़ी 1 करोड़ की और आज उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़, तो फिर आपको ज़कातेबल एसेट्स कंप्यूट करते वक्त 1.5 करोड़ अपने एसेट्स में शामिल करने होंगे और जितने टोटल एसेट्स बनेंगे फिर उस पर आपको नेट एसेट्स जो बनेंगे उस पर आपको 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। इसी तरह अगर आप, अभी हमने फ्लैट को डिस्कस किया या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, बेंगलोर वगैरह को, अगर प्लॉट पे आते हैं तो प्लॉट के केस में क्या होगा? पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि पार्शियल एडवांस पे कर दिया लेकिन अभी बिडिंग नहीं हुई, ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब पता नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे क्या होगा, या वापस वही एडवांस वापस मिल जाएगा, तो उस केस में ज़कात एप्लीकेबल नहीं है प्लॉट पे, लेकिन ज़कात जो है वो एप्लीकेबल है ऑन एडवांस डिपॉजिटेड, जो आपने एडवांस दिया है उस पर ज़कात एप्लीकेबल है प्लॉट के केस में। दूसरा केस ये हो सकता है कि पार्शियल एडवांस आपने पे किया है, बिडिंग हो गई लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुई अभी, तो उस केस में क्या करेंगे? ज़कात एप्लीकेबल नहीं है प्लॉट पे लेकिन एडवांस पर अभी भी एप्लीकेबल है, जैसे कि पिछले वाले सिनेरियो पे एप्लीकेबल थी। तीसरा सिनेरियो इसमें यह है कि आपने एडवांस पे कर दिया पार्शियल, बिडिंग हो गई, अलॉटमेंट भी हो गई, लेकिन मैप अवेलेबल नहीं है, मतलब कहाँ पर एक्चुअल फिजिकल प्रॉपर्टी लोकेटेड है एक्चुअल आपको नहीं पता हो, तो उस केस में भी ज़कात एप्लीकेबल प्लॉट पर नहीं है, लेकिन एडवांस जो आपने डिपॉजिट करवाया है उस पर आपको ज़कात अदा करनी है। यहाँ पर भी एज पर शरिया लॉ उस प्लॉट को आप बेच नहीं सकते। चौथा सिनेरियो ये है कि आपने फुल अमाउंट ऑफ एडवांस पे कर दिया, बिडिंग हो गई, अलॉटमेंट हो गई, मैप भी अवेलेबल है, लेकिन प्लॉटिंग उस फील्ड पर अभी प्लॉटिंग नहीं हुई है, तो इस केस में ज़कात जो है वो मार्केट वैल्यू पर आपको अदा करनी होगी उस प्लॉट की। मतलब आपने अगर 50 लाख का प्लॉट लिया,
आज उसकी वैल्यू 45 लाख है तो आप 45 लाख को सजात में शुमार करेंगे। आज उसकी वैल्यू 60 लाख है तो 60 लाख को शामिल कर लेंगे। कुछ इसमें और केसेस हैं जो अभी अंडर डिस्कशन है, इस पर कंक्लूड नहीं हुआ तो इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते। इसी तरह बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड, ये मुफ्तियान कराम से अंडर डिस्कशन है ये टॉपिक के बिल्डिंग में ये होता है या कमेटी वगैरह, एक मोहल्ले में भी इस तरह एक होता है, यूनियन बन जाती है और उसको कमेटी को या यूनियन को हर फ्लैट ओनर या फिर वहाँ पे जितने भी ओनर्स हैं बाकी अगर कमेटी में, तो वो सब कोई अमाउंट एक पे कर देते हैं ताकि वहाँ के मोहल्ले के सिक्योरिटी गार्ड हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो गए, पानी की मोटर वगैरह के इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए, वो सब पे कर सकें, या अगर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करवानी है तो वो भी कर सकें। तो उस पर कौन ज़कात अदा करेगा, ज़कात बनती भी है नहीं बनती, क्या सिनेरियो होगा उसका, तो ये अभी अंडर डिस्कशन है, तो इसलिए उसको यहाँ पर हम फाइनल इसका कंक्लूजन शेयर नहीं करते। ज़कात पेमेंट जो है वो टाइमली बेसिस पर करनी चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल आप कर सकें, इसलिए कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम ज़कात दे रहे हैं, बल्कि अल्लाह का कमाल है, अल्लाह का हम पर करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया। अल्लाह ताला ने 24वें सिपारे में एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है जिसका मफहूम है कि जब इंसान पर कोई आजमाइश आती है तो वो हमारे पास भागा भागा आता है, दुआएं करता है, इस आयत का मफहूम ये है। और जब हम उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देते हैं, कोई रहमत उसको मिलती है, तो फिर वो जो है वो सोचता है कि ये सब तो मेरे इल्म की वजह से है। हालांकि अगर इल्म की वजह से भी हम सोच लें तो वो इल्म किसने दिया, वो इल्म भी अल्लाह ने दिया है। उस इल्म पर अमल करने की तौफीक किसने दी, वो भी अल्लाह ने दी है। तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही है, तो ये तौफीक भी अल्लाह की तरफ से। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़कात अगर है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको दे दें। इस पर अल्लाह ताला ने आपको अलाउ भी किया है कि आप चाहें तो एडवांस में दे दें। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि पूरे साल के आखिर में जाके मेरी ज़कात बनेगी, अज्यूम करते हैं 2 लाख, तो आप हर महीने 20-20 हज़ार, 15,000, 50,000 जितना देना चाहें आप दे दें। साल के आखिर में देख लें कि टोटल मैंने दे दी 1,90,000, बन रही है 2,10,000, तो 20,000 और दे दें, तो ये आपकी ज़कात पूरी हो जाएगी। अगर आपने पे कर दी 1,90,000, ज़कात आपके आखिर में जाके कंप्यूट की तो वो बन रही है 1,80,000। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ज़कात की लायबिलिटी डिस्चार्ज करें 1,80,000, बाकी को शुमार कर लें सदका में, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप चाहते हैं कि नहीं इसको मैं ज़कात ही ट्रीट करूंगा अगले साल की, तो फिर ये भी आपको अलाउ किया गया है कि आप इसको अगले साल की एडवांस ज़कात ट्रीट कर लें। तो अगले साल की जो आपकी ज़कात की लायबिलिटी बनेगी उसमें से इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। बाकी ये कि अगर आपकी ज़कात एडवांस में आप पे नहीं कर रहे, ज़कात की तारीख आ गई, आपने कंप्यूट किया, अब आप बाद में अगले साल तक पे कर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है, या तो पिछले साल से लेके चलें और हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा पे करें, या फिर आज कंप्यूट करें जिस तारीख को आपकी ज़कात की लायबिलिटी बनती है और अगले 1 साल तक आप थोड़ा थोड़ा पे करें, या तो फौरन से कर दें या अगले 1 साल तक थोड़ा थोड़ा कर दें। तो उस केस में मौत तो किसी को नहीं पता ना कब आनी है, तो उस केस में ज़्यादा बेहतर ये है कि आप वसीयत में ये चीज़ बता दें, विल में लिख दें कि इतना अमाउंट ज़कात का पेबल है। वरना अगर आपने नहीं लिखा तो आपके वुरसा जो है उन पर ये ऑप्शनल होगा, वो चाहे तो दे, बल्कि उनको हो सकता है पता भी ना हो कि कितनी ज़कात आपको देनी है। तो बेहतर ये है कि पहले से दे दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस वक्त आप कंप्यूट कर रहे हैं उस वक्त दे दें, बाद में दे दें तो फिर विल में लिख दें। बाकी ये कि जो घर में बालिग बच्चे होते हैं, बेटे बेटियां या स्पाउस वगैरह, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर वो साहिब निसाब नहीं है, आप उनका खर्चा पूरा कर रहे हैं, उनके पास कोई एसेट नहीं है, तो आप ये कोशिश करें कि वो भी बन जाए, कुछ आप उनको गिफ्ट कर दें और फिर आप उनको इनकरेज करें कि वो भी उसमें से ज़कात दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर उनके पास एसेट्स हैं तो आप भी उनकी ज़कात दे सकते हैं, उनको बताकर कि आपके पास ये एसेट्स हैं, इस पर जो ज़कात बनती है मैं मिलाकर लमसम एक साथ खुद दे दूंगा। दूसरा ये कि अगर उन पर नहीं बनती तो आप उनको कुछ एसेट्स वगैरह गिफ्ट कर दें ताकि वो भी साहिब निसाब के क्राइटेरिया में फॉल कर जाएं और जो ज़कात देने की रहमतें हैं वो भी हासिल कर सकें। बाकी एक कंपनी लेवल पे जो अभी हमने डिस्कस किया कि ज़कात को किस तरह से आपको कंप्यूट करना है, आपको पूरी एक्सेस हो उस डिटेल पे, तो ये हमने कुछ असेसमेंट किए हैं हब पावर और एंग्रो के केसेस में। यहाँ पर फिलहाल उसको शेयर नहीं करते वरना बहुत ज़्यादा डिटेल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब कौन कौन से ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं, ऐसे कर्ज हैं या ऐसी अमाउंट है जो आपको पे करनी है, जो आप माइनस कर सकते हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, जो उन एसेट्स में से आप माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट पर पहुँच जाएंगे। जो आपने माल लिया है उधार पर, तो माल एक तरफ आपका एसेट्स में आ जाएगा, उधार पे जो लायबिलिटी है वो माइनस कर देंगे। इसी तरह महर की रकम जो अदा ना की गई हो, बीसी कमेटी की बकिया, एक साथ कमेटी निकल आई, अब बाकी का जो अमाउंट आपको पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है।
इसी तरह टैक्स वाजिबुल अदा या किराया, मतलब अगले 1 महीने में जो पे करना है, या वो किराया जो बस ड्यू हो गया, पूरा महीना गुजर गया, आपको पे करना है, या अगला महीना आ गया उसकी आपको एडवांस पेमेंट करनी है। इसी तरह यूटिलिटी बिल आ गए, आपको पता है कि डिटरमिन्ड लायबिलिटी है, अब आपको पे करनी है। गुज़िश्ता साल की ज़कात अगर अब तक आपने पे नहीं की, इसी तरह मुलाजमीन की तनख्वाह अगर महीना गुजर गया हो, शरई कर्जा जो आपको अदा करना हो। अगर कोई इंटरेस्ट पेबल है, बैंक से आपने होम फाइनेंसिंग, घर को फाइनेंस करवाया, उसके लिए लोन लिया इंटरेस्ट बेस्ड, तो उसकी जो लायबिलिटीज है वो आप माइनस नहीं कर सकते, इंटरेस्ट पेबल जो है वो अलाउ नहीं है। अगर कार इजारा है, इस्लामिक बैंक के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो उसमें मुफ्तियान कराम अलाउ करते हैं कि 1 महीने का जो अगला रेंट है वो आप माइनस कर सकते हैं, उसमें भी ये नहीं है कि आप अगले 1 साल तक लेके जाएं। इसी तरह अगर पर्सनल कन्वेंशनल बैंक से लोन लिया है तो उस पर भी जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो भी आप डिडक्टेबल ट्रीट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट फ्री पर्सनल लोन अगर है, आप दोस्त से किसी से लोन ले लिया तो उसकी जो लायबिलिटी है वो आप माइनस कर सकते हैं। इसमें एक ये है कि अगले 1 महीने की करनी है या 1 साल की करनी है, इसमें अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो ये हम मुफ्तियान इकराम से इस पर ज़्यादा क्लैरिटी ले लेंगे। अगर प्रोविडेंट फंड से टेम्परेरी लोन लिया है तो वो डिडक्टेबल नहीं है, वो जो आपको पे करना है टेम्परेरी लोन। अब जो आपके एसेट्स हैं उनको ए ट्रीट कर लें, जो लायबिलिटीज हैं उनको बी ट्रीट कर लें, ए माइनस बी, आपके पास नेट ज़कातेबल एसेट्स आ जाएंगे। उस पर आपको 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करनी है, चाहे तो पेशगी कर लें चाहे तो बाद में कर लें। बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट था किस तरह से ज़कात अदा करनी है, वो आप एक असेसमेंट कर लीजिएगा कि पहले आप सही कर रहे थे या आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, तो अगर मिली है तो आप कोशिश करें कि बाकी लोगों तक भी वो चीज़ें क्लियर हो जाए जहाँ जहाँ मिसकॉन्सेप्शन है। यहाँ पर हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसका इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपके सवालात से हम लोग भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे। तो बाकी कोई भी सवाल हो तो इंशाल्लाह हम फोरम पे जाते हैं, मुफ्तियान इकराम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके सवाल का जवाब दें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।